नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 22 जून और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करें। इसके पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दें ताकि सभी को इसका फायदा मिलता रहे। और हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है दरअसल कि आपकी जो भी आगामी परीक्षाएं हैं, चाहे वो आपकी यूपी पीसीएस 2024 की परीक्षा हो जो कि आपके अक्टूबर माह में प्रस्तावित है, या फिर यूपी पीएससी आरओ अर्थात समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा हो, या फिर कोई अदर एग्जाम्स आपके हो, चाहे वो यूजीसी नेट का हो या फिर वनडे एग्जाम्स कोई हो, कोई भी एग्जाम हो, या फिर चाहे कोई स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो। हमारा टारगेट है कि आपका एक भी क्वेश्चन करंट अफेयर्स का गलत ना होने पाए। और जैसा कि आप लोग को पता होगा कि जो आगामी आपकी यूपी की दो बड़ी परीक्षाएं हैं जिसको हम लोग पीसीएस और आरओ बोलते हैं, इनमें करंट अफेयर्स का जो वेटेज है वो बहुत ज्यादा है और ये आपके सिलेक्शन में एक अपनी महती भूमिका को अदा कर सकता है। इसलिए आप लोग इसको इग्नोर बिल्कुल मत करिएगा। डेली मॉर्निंग में 8 बजे हमारे साथ जो है आप लोग करंट अफेयर्स देना ना भूलिएगा, ठीक है? चलिए आइए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले हर वीडियो में मैं लास्ट में आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं जिसका आंसर दरअसल आप लोगों को देना होता है और मैं आपसे कहता हूं कि उसका आंसर आप लोग प्लीज जरूर दिया करिए क्योंकि इसका बेनिफिट आप लोग को एग्जाम में निश्चित रूप से मिलेगा। तो पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि बताइए नेल्सन मंडेला को दरअसल भारत रत्न कब दिया गया था, अर्थात किस वर्ष दिया गया था। बहुत ही सिंपल सा इसका उत्तर है। तो अगर हम लोग इसके आंसर की बात करते हैं तो दरअसल 1990 में अर्थात 1990 में नेल्सन मंडेला जी को जो है भारत सरकार की तरफ से प्रतिष्ठित जो पुरस्कार है भारत का यानी कि भारत रत्न वो उन्हें प्रदान किया गया था। आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये हो गया हमारा पिछले वीडियो का प्रश्न। अब आज जो मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, मुझे उम्मीद है कि आज मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर भी आप जरूर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में जम्मू कश्मीर की केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की कैट की शाखा का अनावरण कहां पर किया गया है? इसका आपको आंसर देना है, ठीक है? आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आपका लेह में, बी इंदौर, सी लखनऊ या फिर डी सियालकोट। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अर्थात अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर की केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी कि कैट जिसको हम लोग बोलते हैं की शाखा का अनावरण कहां पर किया गया है? लेह में किया गया है। यह न्यूज आपको दरअसल पता होनी चाहिए, ठीक है? अदर स्टेट, अलग अलग स्टेट्स की जो छोटी छोटी न्यूज होती हैं वो आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है? चलिए हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग थोड़ा सा। तो हाल ही में जम्मू कश्मीर की केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी कि इसको हम लोग कैट बोलते हैं कि शाखा का अनावरण कहां पर किया गया है? लेह में किया गया है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इसमें बहुत ज्यादा समझाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। सो सिंपल सा इसका एक लाइन में इसका एक्सप्लेनेशन हो गया है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है? क्या है ये? इंपॉर्टेंट है, इस पर टिक लगा लीजिएगा आप लोग। तो क्वेश्चन क्या है कि विश्व शरणार्थी दिवस 2024 का विषय क्या है? यानी कि जो अभी विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जा रहा है उसकी थीम दरअसल क्या है, जो कि आपके एग्जाम के लिए क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। तो पहला ऑप्शन क्या है इसका? बताना है आपको। थीम क्या है? फटाफट बताइएगा आप लोग कि एक ऐसा विश्व जहां शरणार्थियों का स्वागत है, इसकी थीम ये है। या फिर ऑप्शन नंबर बी शरणार्थी समाज का अभिन्न अंग है, या फिर ऑप्शन नंबर सी आपका वैश्विक स्तर पर शरणार्थियों की समस्या का निदान करना, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। फटाफट आप लोग बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो अगर इसके सही उत्तर की तलाश करेंगे तो हम पाएंगे कि इसका ऑप्शन नंबर ए अर्थात एक ऐसा विश्व जहां शरणार्थियों का स्वागत है, यह क्या हो जाएगा? इस वर्ष की थीम है। यह पॉइंट आपको दरअसल ध्यान रखना है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग थोड़ा सा व्याख्या की तरफ आते हैं। तो विश्व शरणार्थी दिवस जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ल्ड रेफ्यूजी डे भी बोलते हैं, आप लोग को पता होना चाहिए। और यह अपने आप में एक बड़ी व्यापक समस्या के रूप में भी उभरा हुआ है। आइए हम लोग पहले इस पर 1-2 पॉइंट देखते हैं, फिर इसके बाद इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं, ठीक है? तो विश्व शरणार्थी दिवस 2024 का विषय क्या है? एक ऐसा विश्व जहां शरणार्थियों का स्वागत है। ये इस वर्ष की क्या है? थीम है। इसे आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम लोग इसके बारे में एक पॉइंट और जानते हैं तो दरअसल 20 जून 2001 को पहला विश्व शरणार्थी दिवस क्या है? मनाया गया था। यह पॉइंट आपको दरअसल ध्यान रखना है, ठीक है?
अब बात करते हैं थोड़ा सा शरणार्थियों के बारे में। तो आपके मुख्य परीक्षा में ध्यान रखिएगा, क्या मुख्य परीक्षा में यूपी पीसीएस के या फिर अदर स्टेट के सिविल सर्विसेज के एग्जाम में, मुख्य परीक्षा में अगर हम लोग मेंस एग्जाम की बात करते हैं, किसकी, अगर हम लोग मेंस एग्जाम की बात करते हैं तो मेंस एग्जाम में दरअसल शरणार्थियों से, किससे, शरणार्थियों से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, कि दरअसल शरणार्थी क्या होते हैं और उनको शरण देने पर जो है किसी देश के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक चीजों में किस प्रकार का जो है परिवर्तन आ सकता है, या वह शरणार्थी क्या किसी देश के लिए जो है उनकी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए क्या खतरा भी उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसे बहुत प्रकार के प्रश्न शरणार्थियों से संबंधित बन सकते हैं। इसलिए शरणार्थी वाले जो है टॉपिक को आप लोग एक बार रेडी कर लीजिएगा। तो मुख्य परीक्षा के लिए आपका टास्क है ये कि आपको इसको प्रिपरेशन करनी है आपकी। अगर आपका टारगेट यूपी पीसीएस 2024 का होगा या 25 का होगा, ठीक है, अगर मैं 24 की बात करता हूं जो कि अक्टूबर में प्रस्तावित है, तो अभी आप लोग कम से कम पीसीएस की तैयारी जो है मेंस की कम से कम जुलाई माह तक आराम से करिएगा, धूमधाम से, कोई समस्या नहीं है। और प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा, जो कि मैं वीडियो के अंत में आपको प्रश्न देता हूं। आरओ पर टारगेट होगा तो भी आप लोग को जो है पॉइंट्स यहां पर सारे के सारे करंट के तैयार करने हैं। साथ ही साथ में जो आपका स्टैटिक पोर्शन होता है उसको भी आपको रेडी करना है, जो कि मैं वीडियो के माध्यम से भी आपको कराता रहता हूं। ठीक है, शरणार्थी समस्या की अगर बात करते हैं तो यूपी पीसीएस में न सिर्फ ये मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है, बल्कि आपकी ये आरओ के साथ साथ में पीसीएस में या फिर यूपीएससी में शरणार्थियों पर आपका निबंध भी पूछ सकता है। ये बात आप लोग मेरी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ऐसे का टॉपिक कई बार ऐसा होता है कि आप लोग सोचते हैं यार ऐसे कहां से आ गया, ऐसे कहां से आ गया, निबंध कहां से पूछ लिया। निबंध ऐसे ही पूछता है जब कोई चीज चर्चाओं में रहती है, इंपॉर्टेंट होती है, तो अक्सर वो निबंध के फॉर्म में आपसे पूछ लिया जाता है, या फिर पीसीएस में या यूपीएससी में अदर स्टेट में मुख्य परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको रेडी कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी है कि वर्ष 2024 में कौन सा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, यह आपको बताना है। और अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब होता है, सभी को पता होगा, कल हुआ था। ठीक है, तो 21 जून को दरअसल क्या होता है, आपका अंतरराष्ट्रीय योग दिवस होता है। आप लोगों को पता होगा योग आपके स्वास्थ्य के लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक दो बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे, इसके पहले आपको बताना है। तो बताइए वर्ष 2024 में कौन सा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। आपके चार ऑप्शन है आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन नंबर ए है आपका जो है 8वां या फिर 9वां, इसको आप लोग ये कर लीजिएगा। ठीक है, सॉरी ये मिसप्रिंट है थोड़ा, 8वां, 9वां या फिर 10वां, या फिर ऑप्शन नंबर डी आपका 11वां हो जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात इस बार जो है 10वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है वर्ष 2024 में। यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम लोग व्याख्या की बात करते हैं तो जो है व्याख्या में भी क्या है, 10वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इसके अलावा साल 2014 में, कब, यह पॉइंट ध्यान रखना है कि साल 2014 में दरअसल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा संयुक्त राष्ट्र की बैठक में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को मनाए जाने का जो है प्रस्ताव वहां पर रखा गया था कि भाई योग को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाए। ये एक अपने आप में जो है बड़ी उपलब्धि भी बात में हुई थी जो है। ठीक है, फिर इसे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में इसको स्थापित कर दिया गया था। तो पहली बार अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। ये फैक्ट भी आपके एग्जाम के लिए क्या है, महत्वपूर्ण हो सकता है, ध्यान रखिएगा। और अगर आपको जीवन में स्वस्थ रहना है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से अगर आपको स्वस्थ रहना है, तो जीवन में हमेशा आप लोग योग को अपनाइए। ठीक है, योग एक ऐसी विधा है, अपने आप में एक ऐसी चिकित्सीय विधा है जिससे आप न सिर्फ जो है आप जो है शारीरिक रूप से सुदृढ़ रहेंगे, बल्कि आप मानसिक रूप से भी सुदृढ़ रहेंगे। और योग में दो चीजें आती हैं, ध्यान रखिएगा। एक पॉइंट यहां पर, एक चीज है, एक होता है प्राणायाम, क्या, प्राणायाम, और एक होता है आपका क्या, योग होता है। दो चीजें होती हैं। ठीक है, योग में बेसिकली जो आपके आउटर बॉडी पार्ट होते हैं वो जो है सही होते हैं। प्राणायाम में क्या होता है, प्राणायाम में जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो सही होते हैं, जिसके माध्यम से, जिसको हम क्या कहते हैं, यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, आप लोगों को पता होगा। तो योग करिए। योग में जो फिजिकल एक्टिविटीज होते हैं वो दरअसल योग के फॉर्म में आते हैं, जैसे सूर्य नमस्कार आप हो गया आपका। ठीक है, ये सब चीजों, कूपमंडूक आसन हो गया, और कई सारे आसन जो होते हैं, जो आसन होते हैं वो दरअसल योग के अंतर्गत आते हैं। जबकि प्राणायाम के अंतर्गत आपका क्या आता है, आपका भस्त्रिका आती है, आपका अनुलोम विलोम आता है, आपकी कपालभाति आती है, आपका उज्जाई आता है, आपका उद्गीत आता है।
ठीक है। तो योग मॉर्निंग में जरूर करिएगा, इससे आपकी पढ़ाई भी अच्छी होगी, मन आपका शांत रहेगा, नींद अच्छी आएगी। अक्सर स्टूडेंट्स की शिकायत रहती है कि सर पढ़ने में मन नहीं लगता है वगैरह वगैरह, तो योग को फॉलो करिए। अच्छा एक बात और, योगा टर्मिनोलॉजी का यूज मत किया करिए आप लोग, ये पर्सनल एडवाइस है। योग शब्द जो है सही है, ठीक है, इंग्लिश में इसको योगा बोला जाता है, मतलब जो क्या कहते हैं उसके वर्ड्स होते हैं, ठीक है, लेकिन शुद्ध रूप क्या है, योग है, योगा नहीं है, ध्यान रखिएगा। खैर, तो ये सब चीजें आप लोग करिए, आपका पढ़ाई में मन भी लगेगा और निश्चित रूप से जो है आप सिलेक्शन के करीब भी बहुत जल्दी हो जाएंगे। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। 4th नंबर क्वेश्चन है आपका कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी ट्रेंट बोल्ट का संबंध जो है किस देश से है। अभी हाल ही में चर्चा में रहे हैं, चर्चा में क्यों रहे हैं, हम लोग इस पर आगे बात करते हैं। पहले आपको बताना है कि दरअसल जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी ट्रेंट बोल्ट हैं, इनका संबंध दरअसल किस देश से है, अर्थात ये किस देश के निवासी हैं एक तरीके से, ठीक है। तो 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। पहला ऑप्शन आपका अफगानिस्तान के हैं, या फिर इंग्लैंड, या फिर ऑस्ट्रेलिया, या फिर ऑप्शन नंबर डी आपका न्यूजीलैंड। क्रिकेट के प्रेमी निश्चित तौर पर सभी होते हैं, आप लोग भी होंगे, तो मुझे लगता है कि इसका उत्तर दरअसल आप लोग को जरूर होगा। तो बताइए फटाफट इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कि ट्रेंट बोल्ट का संबंध दरअसल किससे है, न्यूजीलैंड से है। ध्यान रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए व्याख्या देखते हैं हम लोग फटाफट। तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी ट्रेंट बोल्ट का संबंध किससे है, न्यूजीलैंड से है, ध्यान रखिएगा। और चर्चा में क्यों है दरअसल, तो अभी हाल ही में ट्रेंट बोल्ट ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट जगत से संन्यास लेने की क्या की है, घोषणा की है, इसीलिए चर्चाओं में रहे हैं। और इसके साथ साथ में ये अपने आप में क्या थे, तेज गेंदबाज थे, ये भी आपको दरअसल पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक पवन दिवस 2024 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया था, किया या फिर किया गया है, यह आपको बताना है। कई बार क्या होता है कि मंत्रालय पूछ लेता है कि कोई योजना अगर आती है तो किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है, कोई एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है तो वो किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, नोडल एजेंसी कौन सी है, ये आपको पता दरअसल मंत्रालय के बारे में होना चाहिए। तो वैश्विक पवन दिवस 2024 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है, यह आपको बताना है। आपके 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है आपका नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, या फिर ऑप्शन नंबर बी आपका कृषि मंत्रालय, या फिर ऑप्शन नंबर सी आपका पर्यावरण मंत्रालय, या फिर ऑप्शन नंबर डी आपका आयुष मंत्रालय। आपको इसका उत्तर देना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा सही, इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा दरअसल क्या हुआ है कि वैश्विक पवन दिवस 2024 का आयोजन किया गया है, ठीक है। आइए हम लोग इसको व्याख्या के रूप में देखते हैं थोड़ा सा। तो वैश्विक पवन दिवस 2024 का आयोजन नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा किया गया है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर क्या है कि 15 जून को वैश्विक पवन ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। यह फैक्ट आपके एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। अगर हम लोग, ठीक है, वैश्विक पवन दिवस 2024 के थीम की बात करते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए क्या रहता है, इंपॉर्टेंट रहता है, तो इस वर्ष थीम इसकी क्या है, थीम है पवन ऊर्जा भारत के भविष्य को सशक्त बनाना। ये आपके लिए क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है विषय इसका। और आपको बता दूं कि पवन ऊर्जा दरअसल अपने आप में जो है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का एक अपने आप में बहुत अच्छा स्रोत है, और इससे जो है क्या होता है, एनर्जी काफी ज्यादा जो है जनरेट होती है, और इस पर भारत सरकार काफी कुछ प्रयास कर रहा है, ठीक है। तो अब इसमें एक चीज आपको, एक टास्क है आपका, एक टास्क में आप इससे समझ देता हूं कि जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं, क्या रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं, और जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं, उनके बारे में आपको पढ़ाई करनी है, यानी कि उसको एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। कि नवीन जो होते हैं नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत और अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और इस पर कई बार एग्जाम में आपके प्रश्न पूछ लेता है, पूछ लेगा आपसे, बताइए कि बताइए सौर ऊर्जा जो है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है या फिर नॉन रिन्यूएबल है। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसको एक बार आप लोग जो है कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में जो है ये पूछता है। तो टास्क आपका पहला आज यही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, ये आपके लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि बताइए प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है, या फिर प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है। ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, चर्चाओं में रहा है, मुझे लगता है कि इसका उत्तर दरअसल आपको जरूर पता होना चाहिए। तो प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है या फिर उनकी नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन नंबर ए है राज्यपाल के द्वारा, यानी कि गवर्नर
बी राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट, और सी राज्यसभा का सभापति, या फिर ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री। किसके द्वारा प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति या फिर उनको शपथ दिलाया जाता है? फटाफट बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात राष्ट्रपति के द्वारा उनको शपथ दिलाया जाता है और उनकी नियुक्ति की जाती है। ध्यान रखिएगा। और प्रोटेम स्पीकर से ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और दरअसल क्या होगा कि यहां से प्रश्न जो है निश्चित है कि इस बार आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, गारंटी मैं लेता हूं लगभग। ठीक है, अपवाद स्वरूप ना पूछे तो अलग बात है, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो एक तरीके से एग्जाम में आउट रहते हैं। और ये कैसे आपको मालूम चलेगा? ये आपको एक्सपीरियंस के बिहाफ पे मालूम चलेगा, या फिर जब आप पीवाईक्यूज को अर्थात जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स को लगाओगे, सॉल्व करोगे, तो आपको मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि दरअसल किस प्रकार के प्रश्नों की पुनरावृत्ति होती है या फिर किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में एक्सपेक्टेड होते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अगर एग्जाम पैटर्न को समझना है, अगर एग्जाम को क्वालिफाई करना है, तो सबसे जो महत्वपूर्ण जो चीज होती है वो होती है आपकी पीवाईक्यूज अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, यानी कि पुराने प्रश्न पत्रों को हल करना। मैं फिर से एक बात को दोहरा दे रहा हूं कि आपकी अगर आपका टारगेट यूपीपीसीएस या आरओ है तो कम से कम 15 से 20 सालों के पेपर को पीसीएस के कर लीजिएगा। साथ ही साथ में आरओ का जितना पेपर है प्रीवियस ईयर का वो आप लोग जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, मेरी बात ध्यान से समझ करके सुन करके। ठीक है, चलिए, तो यहां से प्रश्न आपका एक पूछेगा ही पूछेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए हम लोग व्याख्या देखते हैं इसका। तो प्रोटेम स्पीकर को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा हम लोग प्रोटेम स्पीकर के बारे में एक दो पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो नई लोकसभा के पहली बैठक के पहले लोकसभा अध्यक्ष का पद क्या होता है? रिक्त हो जाता है। जैसे कि अभी इलेक्शन आपका हुआ है 2024 लोकसभा चुनाव का, तो जो प्रथम बैठक जो उसकी होगी, प्रथम सत्र जो होगा, उसके पहले क्या होता है? लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो पद उसका क्या होता है? रिक्त हो जाता है, और उसको फुलफिल करने के लिए एक नए अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। फिर प्रोटेम स्पीकर के बाद जब नया सत्र का आयोजन होता है, तब उसके बाद जो है अस्थायी रूप से अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें पॉइंट क्या कुछ मेंशंस किए गए हैं। ठीक है, तो 18वीं लोकसभा के प्रथम सत्र का आयोजन कब होगा? 24 जून से लेकर के 3 जुलाई के मध्य में होगा। यह प्रश्न भी आपके एग्जाम में क्या है? पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि 18वीं लोकसभा का प्रथम सत्र का आयोजन कब से कब तक होगा। आपको मैं बता दूं कि इस बार लोकसभा का चुनाव कौन से नंबर का था, यह प्रश्न भी पूछ सकता है। तो ये 18वें नंबर का था क्रम से, ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है, और शायद आज मैंने कराया भी ये प्रश्न। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए कुछ एक पॉइंट हम लोग इसके बारे में और देखते हैं फटाफट। तो लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में पदों का निर्वहन करने के लिए सदन के वरिष्ठतम सदस्य को चुना जाता है, जिसे प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। ठीक है, जो वरिष्ठतम सदस्य होगा, ठीक है, लोकसभा में, उन्हीं को प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया जाता है। और आपको बता दूं कि प्रोटेम स्पीकर फिर नए सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर आ रहा है वो ये है कि राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 95 क्लॉज 1 के तहत भर्तृहरि महताब को लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए क्या वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो प्रोटेम स्पीकर से संबंधित जो भी फैक्ट आपके पास हैं वो ध्यान रखिएगा, ये आर्टिकल भी ध्यान रखिएगा। ठीक, इसके अलावा किसको बनाया गया है यह भी ध्यान रखिएगा, और किसके द्वारा नियुक्ति की गई है यह भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। यानी कि प्रोटेम स्पीकर से संबंधित जितना भी फैक्ट आपके हैं उन सभी फैक्ट को आप लोग एक बार रेडी कर लीजिएगा। निश्चित है कि प्रश्न यहां से पूछा ही पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में न्यूनतम समर्थन मूल्य कुल कितने फसलों के लिए जारी किया जाता है? यह प्रश्न एक बार पूछा गया है, फिर से संभावित है कि यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाए, ध्यान रखिएगा। तो बताइए कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है, यानी कि जिसको हम लोग इन शॉर्ट फॉर्म एमएसपी भी बोलते हैं, वो कितनी फसलों के लिए जारी किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 20, बी 21, सी 22 या फिर डी 23 है। तो फिलहाल वर्तमान समय में दरअसल कितने फसलों के लिए कितने न्यूनतम समर्थन मूल्य कुल कितने फसलों के लिए दिया जाता है? तो कुल 22 फसलों के लिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। वर्तमान की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, वर्तमान में 22 फसलें हैं, कंफ्यूजन मत उसमें रखना, ठीक है। चलिए, और तो ऑप्शन नंबर सी अर्थात क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग फटाफट, ठीक है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य कुल 22 फसलों के लिए जारी किया जाता है, फिलहाल कब? वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में। इसके अलावा चर्चा में क्यों है अभी ये एमएसपी? तो चर्चा में इसलिए क्योंकि अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा दरअसल क्या किया गया है कि जो खरीफ फसलें हैं उनमें उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है उनको बढ़ा दिया गया है।
इसमें क्या कुछ पॉइंट्स हैं, आइए हम लोग इसको देखते हैं। तो हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि जो है करना है, यानी कि उसने किया है, इसीलिए ये चर्चा में है। इसके अलावा जो अभी सामान्य धान आपका होता है उसकी जो एमएसपी है कितनी कर दी गई है, 2300 रुपए एमएसपी कर दी गई है। ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ ले। और एमएसपी कब, उसका निर्धारण कब किया जाता है, जब फसल बोई जाने वाली होती है, अर्थात खरीफ फसलें अभी बोई जाने वाली हैं, यानी कि मानसून से पहले जो दक्षिण पश्चिम का मानसून होता है वो जब आने वाला होता है, तो उसी समय जो है दरअसल इन खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात एमएसपी निर्धारित किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक पॉइंट यहां पर और देखिए कि पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिक एमएसपी में वृद्धि किसमें की गई है, तिलहन में और दलहन में वृद्धि की गई है पिछले वर्ष की तुलना में। यह पॉइंट आपको दरअसल ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं दरअसल कि न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात एमएसपी होता क्या है। आपको बता दूं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात एमएसपी आपके न सिर्फ प्री के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये आपके मेंस के प्रोस्पेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि मेंस प्लस प्री दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको रेडी कर लीजिएगा। और ये खासकर इंपॉर्टेंट भी है, शॉर्ट नोट्स यहां पर आ सकता है और कुछ भी घुमा करके प्रश्न पूछ सकता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है, ठीक है, और ये क्यों लगाया जाता है, साथ ही साथ में किसानों को इससे क्या कुछ फायदा होता है। या फिर प्रश्न यह भी पूछ सकता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य अगर अधिक कर दिया जाए तो इसका जो है फायदा या नुकसान जो है दरअसल भारत के आर्थिकी पर क्या पड़ेगा। कुछ भी प्रश्न इस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछ सकता है, तो एमएसपी को ठीक ढंग से आप लोग रेडी कर लीजिएगा, ठीक है। टास्क 2 है आपका एमएसपी वाला, क्या है, टास्क 2 आपका एमएसपी के बारे में आपको पढ़ना है। चलिए तो देखते हैं हम लोग एमएसपी के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। तो एमएसपी वह न्यूनतम मूल्य है जिस पर किसान अपनी फसल सरकार को बेचते हैं। ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एमएसपी का मुख्य उद्देश्य क्या है, किसानों को फसल का सही दाम देने और फसलों के दाम गिरने पर किसानों के द्वारा फसलों को जल्दी बेचने से बचाना है। आपको बता दूं कि कई बार क्या होता है कि जो फसल होती है वो बिचौलिए लोग क्या करते हैं, किसानों से बहुत ही कम रेट में ले लेते हैं, जिससे किसानों को उनकी उपज का सही जो है आमदनी भी उनको नहीं मिल पाती। इसलिए सरकार एक जो है फिक्स अमाउंट कर देती है कि इतने जो है रुपए में आपके जो फसल होंगी उनको सरकार के द्वारा लिया जाएगा। तो इससे क्या होता है कि वो निश्चिंत रहते हैं, कोई समस्या उनको नहीं होती है और बुवाई से पहले ही एमएसपी जारी कर दिया जाता है, जैसा कि अभी जारी कर दिया गया है खरीफ फसलों के लिए। और खरीफ फसलें क्या होती हैं, मैंने आपको बताया कि खरीफ फसलें जो है अभी फिलहाल जून जुलाई के माह में दरअसल ये बोई जाती हैं और बाद में जो है ठंडी के आने के पहले पहले तो ये काट ली जाती हैं, ठीक है। बाकी रबी फसल क्या होती है, जायद क्या होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कई बार रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल क्या होती है, इनके बारे में प्रश्न आपके एग्जाम में प्री में पूछा जाता है। तो रबी की फसल क्या होती है, ठीक, जायद की क्या होती हैं और खरीफ की क्या होती हैं, ये आप लोग रेडी कर लीजिएगा। एक प्रश्न बनता है, इससे ध्यान रखिएगा। ये छोटे छोटे फैक्ट हैं जो कि बहुत आसान है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ऐसे एक प्रश्न आप एग्जाम में गलत करके चले आते हो। प्लीज आप लोग इसको नोट डाउन अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया आपका फायदा, एमएसपी से किसानों को थोड़ा निश्चिंतता मिल जाती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि दरअसल ये जो क्या है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, क्योंकि दरअसल क्या है यही एमएसपी का निर्धारण करता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं CACP इसको बोलते हैं, यानी कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ये क्या होता है, ये हम लोग इस पर चर्चा करते हैं, ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो दरअसल कृषि लागत एवं मूल्य आयोग यानी कि जिसको CACP बोलते हैं, एमएसपी का क्या करता है, निर्धारण करता है। यही रिपोर्ट अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करता है, उसके बाद केंद्र सरकार इसका निर्धारण करती है कि भाई एमएसपी कितना होना चाहिए एग्जैक्ट, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो दरअसल 1965 अर्थात 1965 में CACP अर्थात कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना हुई थी। यह फैक्ट भी आपके एग्जाम के लिए क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान कर लीजिएगा। आइए थोड़ा सा हम लोग टेबल पर एक बार नजर दौड़ाते हैं। तो यहां पर क्या है, फसलों के नाम दिए गए हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे क्या है, यहां पर फसलों के नाम है, ठीक है। ये धान, ज्वार है, बाजरा, रागी सबकी फसलें हैं। इसके बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य 2024-25 के लिए अभी हाल ही में जो सरकार ने निर्धारित किया है, ये सारा टेबल में लिखा हुआ है। इसके अलावा लागत पर मार्जिन दे रखा है, ठीक है। इसके अलावा जो 2023-24 एक डेटा आपको ये रेडी करना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डेटा आपके लिए। दूसरा डेटा आपके लिए, सेकंड डेटा ये आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, और तीसरा कितना जो है एमएसपी में वृद्धि हुई है, ये पॉइंट भी यहां पर आपको दिया गया है।
तो अगर हम लोग बात करते हैं सामान्य धान की, ठीक, धान जो सामान्य है इसकी एमएसपी 2024-25 में कितनी कर दी गई है? 2300 रुपए कर दी गई है। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और अगर हम 2023-24 में इसी धान की एमएसपी की बात करते हैं तो उस समय कितना था? 2183 रुपए था। और वृद्धि कितने रुपए की हो गई? 170 रुपए की वृद्धि हो गई है। यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है। जबकि वहीं दूसरी ओर जो ग्रेड ए का धान होता है उसकी एमएसपी कितनी हुई? 20 रुपए इसमें और बढ़ गई है, यानी कि 2320 हो गया है। और यहां पर 117 वही पॉइंट दे रखा है, ठीक है। इसके अलावा बाजरा पे 2625 है, रागी पर 4290 है, मक्का पे 2225 है, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग इसको एक बार टेबल को स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, इसको रेडी कर लीजिएगा। कई बार क्या होता है आपके एग्जाम में पर्टिकुलर फसल का नाम लिख देगा और पूछेगा बताइए इसकी एमएसपी कितनी निर्धारित की गई है, या फिर विगत वर्ष जो होता है उसमें भी आपकी एमएसपी पूछ सकता है कि पिछले वर्ष जो है इसकी एमएसपी कितनी थी। तो आपके लिए ये डेटा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए ये डेटा इंपॉर्टेंट है, और कितना बढ़ाया गया है ये वाला डेटा भी आप लोग एक बार रेडी कर लीजिएगा। इसके अलावा सेकंड टेबल भी हमारे पास है, यहां पर भी उड़द है, तिलहन है, मूंगफली, तिल, ठीक है, नाइजर सीड है, और बाकी कमर्शियल में जो है, कमर्शियल में आपका मीडियम स्टेपल मतलब कपास है। कपास में भी आप लोग देख सकते हैं, एक बार कपास पे क्वेश्चन पूछा था कि कपास की एमएसपी कितनी जो है निर्धारित की गई है। तो ये कुछ एक डेटा है जो कोई आपको रेडी करना होता है, ठीक है। ये डेटा और साथ ही साथ में कौन सा 2023-24 का डेटा आप याद रख लेगा, और कितने प्रतिशत की इसमें मतलब कितना बढ़ोतरी हुई है, ये डेटा भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको रेडी कर सकते हैं। आपके एग्जाम के लिए क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं फटाफट। अब लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। लास्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस राज्य के हाई कोर्ट ने जो आरक्षण की सीमा 65% हो गई थी वहां पर उसको रद्द कर दिया गया है, और इस पर जो है काफी विवाद भी हुआ था, ठीक है। तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आपका उत्तर प्रदेश, या फिर झारखंड, या फिर बिहार, या फिर मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात बिहार राज्य में जो बिहार हाई कोर्ट है वहां पर आरक्षण की सीमा जो 65% तक बढ़ गई थी उसको हाई कोर्ट ने क्या कर दिया है, रद्द कर दिया गया है। आप लोगों को पता होगा कि हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा जातीय जनगणना कराई गई थी और इसके अकॉर्डिंग जो है यहां पर इस आरक्षण को लागू किया गया था। तो अपने आप में ये गलत चीज भी थी कहीं ना कहीं, तो इस पर जो है हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, कल मैंने आप लोगों को टास्क दिया था, मैंने कहा था आप लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को पढ़ लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने जरूर पढ़ लिया होगा। भैया जी लोग, मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज मेरे साथ आप लोग चीजों को करते रहिए। मैं फिर से कहता हूं 15-20 दिन जितना मैं बोलता हूं, जितना मैं यहां पे कराता हूं, उतना करके देखिए। 15 से 20 दिन बाद आप अपनी प्रोडक्टिविटी को देख पाएंगे कि आपकी उत्पादक क्षमता जो है यानी कि पढ़ाई की कितनी ज्यादा स्ट्रांग या फिर कितनी ज्यादा बढ़ गई है। आप इसका फायदा निश्चित रूप से देखेंगे, लेकिन 15-20 दिन बस करते जाइए जो मैं आपसे कहूं, बस थोड़ा सा टच करके। भले ही आपको थोड़ा एक सवा घंटा 1.5 घंटा का समय लग जाएगा, लेकिन उस सवा 1.5 घंटे में ना सिर्फ आपका करंट रेडी होगा बल्कि आपका जीएस का सेक्शन काफी मजबूत स्थिति में हो जाएगा और फिर आप उसका फायदा देखिएगा। तो प्लीज थोड़ा सा जो है आप लोग बात को मानिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका बिहार हाईकोर्ट ने दरअसल इसको रद्द कर दिया है, इसके आरक्षण को। आइए पॉइंट में हम लोग देखते हैं। तो पॉइंट में दरअसल वही दिया गया है जो कि मैंने आपको जस्ट बताया कि बिहार हाईकोर्ट ने अभी 65% की सीमा को क्या किया है, आरक्षण को रद्द कर दिया है, ठीक है। अब हम आते हैं आज के प्रश्न पर जिसका उत्तर दरअसल आप लोग को देना है, ठीक है। इसका उत्तर दरअसल आज की वीडियो मैंने बताया है, लेकिन फिर से आपको इसका आंसर देना है कि लोकसभा चुनाव 2024 कौन से क्रम का था, अर्थात 16वीं लोकसभा का चुनाव इस बार हुआ है 2024 में, या फिर 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ है, या फिर 18वीं, या फिर 19वीं का। इसमें से एक आंसर यानी कि एक ऑप्शन इसका क्या है, राइट है। इसका सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करना है। मुझे उम्मीद है कि आप इसका उत्तर जरूर देंगे, ठीक है। यह हो गया हमारा प्री का अभ्यास प्रश्न जिसका उत्तर देना है। अब हम आते हैं आज के मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्न पर जिसकी प्रैक्टिस आपको करनी होती है, ठीक है, कि पवन ऊर्जा क्या है और नेट जीरो के लक्ष्य में यह किस प्रकार सहायक है। इसका उत्तर आपको लिख करके जो है देखना है। और अगर कोई समस्या आती है तो प्लीज आप लोग कमेंट कर दिया करिए कि सर जो आपने मेंस का प्रश्न दिया था वो नहीं हो पाया, बता दिए, तो मैं अगले वीडियो में उसको समझा दिया करूंगा, ठीक है। टेंशन लोड नहीं लेना है आपको, ठीक है। बस प्रैक्टिस करते जाइए, प्रश्नों को नोट करते जाइएगा, निश्चित रूप से आपको इसका फायदा मिलेगा, ठीक है।
तो मिलते हैं फिर हम लोग कल एक नए वीडियो के साथ, एक नए सेशन के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और डेली मॉर्निंग में 8 AM पे यानी कि सुबह 8 बजे मेरे साथ करंट अफेयर्स देखना मत भूलिएगा। मिलेंगे फिर कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।